हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज एकेडमी। हम लोग आज यूपीपी का 23 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट का जीएस पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जीएस पोर्शन में पहला प्रश्न है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है परमाणु हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध। ऑप्शन सी है नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। ऑप्शन डी है मौजूदा परमाणु शस्त्रागार को कम करना। तो इस प्रश्न में ऑप्शन सी सही है, नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र से संबंधित है या खेल क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? सुभाष चंद्र बोस की है या राजेंद्र प्रसाद की है या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है या एल के अडवाणी की है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 के नोट प्राप्त हुए थे? तो ऑप्शन बी सही है, इसमें 98.96% नोट प्राप्त हुए थे। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पांचवा, 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने किस घोषणा पत्र को अपनाया था? पहला है ऑप्शन ए हेलेंस्की घोषणा पत्र। ऑप्शन बी है एम्स्टर्डम घोषणा पत्र। ऑप्शन सी है हेलेंस्की और एम्स्टर्डम घोषणा पत्र। ऑप्शन डी है वियना घोषणा पत्र। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, वियना घोषणा पत्र को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है यूडीएचआर यानी कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार को गारंटी देता है? अनुच्छेद 14 देता है या अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 18? तो इसमें ऑप्शन ये सही है, अनुच्छेद 14 के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा करता है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है कि एनपीए का पूर्ण रूप है। पहला ऑप्शन है गैर सार्वजनिक संपत्तियां। बी ऑप्शन है गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। सी ऑप्शन है गैर निष्पादित कार। डी ऑप्शन है गैर पैकेजिंग कार्रवाई। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसिटस। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है? अयोध्या में, अमेठी में या बिजनौर में या ललितपुर में? सेरा नृत्य ललितपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी के लिए आरक्षण को बढ़ाया? 44वां संविधान संशोधन या 42वां संविधान संशोधन या 1979 संविधान संशोधन या 73वां संविधान संशोधन? तो 79 संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में एससी एसटी की सीटों के आरक्षण को बढ़ाया गया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है लोकटक झील भारत के किस जिले में स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? न्याय। बी ऑप्शन है समता। सी संप्रभुता। डी बंधुता। तो ये संप्रभुता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया
प्लेटफार्म रणनीति उपयोग के लिए कौन सा शब्द है या क्या शब्द है? ऑप्शन ए है सामाजिक नेटवर्किंग है, ऑप्शन बी है सामाजिक माध्यम विपणन है, ऑप्शन सी है आभासी बातचीत, ऑप्शन डी है ऑनलाइन बातचीत। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी कि सामाजिक माध्यम विपणन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर का। 13 प्रश्न कह रहा है कि भूटान की राजधानी क्या है? पहला है पोर्टो नोवा है, बी है ब्रासीलिया है, सी है साराजेवो है, डी है थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? ये ऑप्शन है महात्मा गांधी सेतु, बी है रविंद्र सेतु, सी है भूपेन हजारिका, डी है अन्नाई इंदिरा गांधी ब्रिज। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं 15 नंबर पर। 15वां प्रश्न कह रहा है सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की है? अगस्त 1998 में, अप्रैल 1853 में, नवंबर 1995 में, जुलाई 1991 में। तो अगस्त 1998 में केसीसी, जिसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना कहते हैं, सरकार ने पेश किया था या लॉन्च किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा? ऑप्शन ए है आर्थिक प्रतिबंध लगाकर, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से, ऑप्शन सी है संयुक्त परमाणु कार्यक्रम के माध्यम से, ऑप्शन डी है रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। इसमें ऑप्शन डी सही है, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। आगे चलते हैं 17वां नंबर के प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। कुकीज, ऑप्शन बी है एंटीवायरस, ऑप्शन सी है फायरवॉल, ऑप्शन डी है मालवेयर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, इंजीनियर दिवस, विश्व कैंसर दिवस। तो ऑप्शन बी सही है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19वें नंबर का प्रश्न है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? जलमार्ग, सड़क मार्ग, वानिकी, हवाई अड्डा। भारतमाला परियोजना सड़क मार्ग से संबंधित है, ऑप्शन बी सही है। और जल मार्ग से सागरमाला परियोजना संबंधित है। अगर जो सागरमाला परियोजना पूछता तो जल मार्ग सही हो जाता। अगला प्रश्न है वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? यानी इसमें कौन सा संगठन है जो आतंकवाद यानी कि वैश्विक आतंकवाद से संबंधित है? ऑप्शन ए है नाटो, ऑप्शन बी इंटरपोल, ऑप्शन सी UNCCT, ऑप्शन डी विश्व बैंक। तो UN यानी कि यूनाइटेड नेशन CCT ये वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों से संबंधित है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन सी सही है। आगे 21 नंबर का प्रश्न है कि दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर GST की दर क्या है? तो दूध उत्पाद, ब्रेड आदि पर 5% GST सरकार ने लगाया है, ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पर। 22वां प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है जो 2024-25 तक संभावना है लॉन्च करने की? ऑप्शन ए है ओरियन, ऑप्शन बी है लूनर गेटवे, ऑप्शन डी है आर्टेमिस, ऑप्शन डी है अपोलो रिंगेंट। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, आर्टेमिस। आर्टेमिस मिशन चंद्रयान मिशन है जो मानवयुक्त मिशन है, अमेरिका का चंद्रमा पर भेजेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर का, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर यानी ITER परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से व्यवहार्यता प्रदर्शित करता है। क्या करता है? ऑप्शन ए है बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा, ऑप्शन बी है ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन, ऑप्शन सी है अंतरिक्ष
आधारित बिजली उत्पादन, डी है उन्नत सौर पैनल प्रौद्योगिकी। तो ऑप्शन ये सही है, बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन, ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन थे। तो जून 2024 में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? राहुल गांधी थे, यानी कि राहुल गांधी हैं, ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पर। 25 प्रश्न कह रहा है कि तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? जियाउद्दीन बर्नी हैं, अमीर खुसरो हैं, एलन जैन है, एवं बतूता है। तो तुगलकनामा अमीर खुसरो की पुस्तक है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी कि एरीना क्या करती है? इसका काम क्या है? विकासशील देशों के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करती है, या अक्षय यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है, या दुनिया भर में जीवाश्म परियोजना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, या एरीना परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है, ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, कह रहा है कि भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार के कर प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत के जीएसटी में किस प्रकार का कर लगता है? सेवा कर है, सम्मिलित है, या आय कर है, या संपत्ति कर है, या धन कर है? जो भारत का जीएसटी है यानी कि वस्तु एवं सेवा कर है, तो ये सेवा कर प्रस्तुत करता है, ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, या महात्मा गांधी ने, या राजा राम मोहन राय ने, या दयानंद सरस्वती ने? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है कि भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक है? असम है, या मध्य प्रदेश, या कर्नाटक? तो इसमें जो है मध्य प्रदेश है, यानी कि 2020-21 में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? दिवाली, होली, ईद, या क्रिसमस? तो दिवाली को प्रकाश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? पंजाब है, हरियाणा है, या अरुणाचल प्रदेश है, या उत्तर प्रदेश है? तो ऑप्शन बी सही है, हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। आगे प्रश्न है 32 नंबर का कि 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें चौथा स्थान दिया गया है, ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, कह रहा है कि बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? ये ऑप्शन है मानव सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त करके, बी है समग्र निगरानी को बढ़ाते हुए वास्तविक समय स्थान ट्रैकिंग द्वारा, सी है पहचान और सत्यापन के प्रक्रियाओं में सुधार करके, डी है नागरिकों के लिए कागजी कार्रवाई को कम करके और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके, ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर का, कह रहा है कि 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, या जवाहरलाल नेहरू ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, या सुभाष चंद्र बोस ने किया था? 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है कि प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड यानी शांति भंग का आजीवन पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है? अरुंधति राय हैं, या सलमान रुश्दी, या रोरी स्टीवर्ट, या जो बिडेन? तो यह पुरस्कार आप सलमान रुश्दी को दिया गया है, ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि जनसंख्या का घनत्व है, यानी कि
जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है डी बराबर यानी कि डेंसिटी बराबर स्पेस बटे संख्या। ऑप्शन बी है डी बराबर यानी डेंसिटी बराबर आकार बटे वजन। सी है डी बराबर यानी डेंसिटी बराबर यस बटे यस यानी कि आकार बटे स्पेस। और ऑप्शन डी है कि डेंसिटी बराबर यानी कि घनत्व बराबर संख्या बटे स्पेस। तो इस प्रश्न में ऑप्शन डी सही है। जनसंख्या घनत्व का सूत्र होता है जनसंख्या बटे आकार यानी कि डी बराबर एन बटे एस। ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? तो चीन ने 1950 में आक्रमण किया या 52 में या 1949 में या 1953 में? 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? ऑप्शन ए है जेबरा, बी है केचुआ, सी है शेर, डी है मेढक। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। मेढक को जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है। ऑप्शन डी सही है।